नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबर दमदार में खबरों की शुरुआत करते हैं। लखनऊ से आ रही बड़ी खबर के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने थोड़ी देर में एक मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग का एजेंडा प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के मौजूदा स्थिति पर विचार करना है और आगे की रणनीति पर चर्चा करनी है। अहम बैठक, सभी जिलों के अधिकारी वर्चुअली जुड़ेंगे इस मीटिंग के साथ। आगामी त्योहारों को लेकर यह मीटिंग बुलाई गई है। लखनऊ से संकेत मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग कॉल की है, कितनी देर में मीटिंग की शुरुआत होनी है और इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर कौन कौन से पुलिस अधिकारी मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज की काफी अहम बैठक है कानून व्यवस्था को लेकर, और इसके अलावा जो आगामी त्योहार हैं उनकी तैयारियों के मद्देनजर ये बैठक है। और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई अफसरों से बातचीत करेंगे और उनको दिशा निर्देश देंगे कि किस तरीके से कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना है, और बाकायदा समीक्षा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये जो बैठक है कानून व्यवस्था को लेकर, ये बैठक 7:30 बजे शुरू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे हैं और इस समीक्षा बैठक में पीडब्ल्यूडी विभाग के अफसरों को निर्देशित कर रहे हैं। यानी कि पीडब्ल्यूडी विभाग की जो समीक्षा बैठक है वो खत्म होते ही ये बैठक कानून व्यवस्था को लेकर शुरू हो जाएगी। इसमें डीजीपी से लगा के प्रमुख सचिव गृह और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देशित करेंगे इन तमाम अफसरों को। जिले के जो आला अफसर हैं, मंडल के जो आला अफसर हैं, वो इस बैठक में जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस बैठक के महत्वपूर्ण इस वजह से है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। उनके एजेंडे में सीधे तौर पर कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना है, और यही वो वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर इस तरह की बैठकें करते हैं। और आज की ये बैठक कानून व्यवस्था के साथ में ही आगामी जो त्योहार हैं उनमें पूरी जानकारी देने के लिए। लखनऊ में आज कैबिनेट मीटिंग भी हुई। इस बैठक में 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। लोक भवन में हुई इस बैठक में बायोप्लास्टिक औद्योगिक नीति दी गई। 4000 करोड़ रुपए की यूपी एग्रीज परियोजना को भी मंजूरी मिली है। इस योजना के तहत किसानों की फसलों और खादों से लेकर मार्केट सपोर्ट सिस्टम तक पर ट्रेनिंग का काम किया जाएगा, यानी कि किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रदेश में कई नए विश्वविद्यालय को खोलने से जुड़ी योजना को भी मंजूरी दी गई है। निजी विश्वविद्यालय के लिए प्रोत्साहन राशि को भी मंजूर कर लिया गया है। आईटी को उद्योग का दर्जा देने संबंधी प्रस्ताव भी पास हुआ है। औद्योगिक निवेश नीति के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई है, यानी कि आज की कैबिनेट मीटिंग के दौरान ज्यादा फोकस में उद्योगों को बढ़ावा देना रहा है। किसानों को किस तरह से और औद्योगिक रास्ते पर बढ़ाया जा सके, इस मुद्दे पर भी आज की कैबिनेट के दौरान चर्चा हुई है और कई योजनाएं पास भी हुई। जो परंपरागत तरीके से हम प्लास्टिक यूज करते थे उसके विकल्प के रूप में बायोप्लास्टिक्स, इसमें बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल का प्रयोग कर प्लास्टिक प्रदूषण में कमी लाए जाने तथा कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर स्थानांतरित करने एवं अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या को कम करने के उद्देश्य से यह बायोप्लास्टिक उद्योग की स्थापना और उसे गति प्रदान मंत्रिपरिषद के द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई। इसमें इसका एक यूनिट अयोध्या में लग भी चुका है। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा। 1000 करोड़ रुपया या इससे अधिक के निवेश करने वाली कंपनियों को पूंजी निवेश का 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीएम हेल्पलाइन और संपूर्ण समाधान दिवस की शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर सख्त रुख अख्तियार किया। पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और हीला हवाली की शिकायतें मिल रही थी। इनमें देवरिया, भदोही, गोंडा, ललितपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, आजमगढ़ और मिर्जापुर शामिल हैं। इन जिलों के शिकायतकर्ताओं ने अपनी शिकायत के फीडबैक पर 70% तक असंतोष जाहिर किया। सीएम ने ऐसे जिलों के डीएम और एसएसपी, एसपी की मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की है। माना यह जा रहा है कि रिपोर्ट सामने आने के बाद इन अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो सकती है। मुख्य सचिव ने इन जिलों के डीएम, एसएसपी, एसपी को फटकार लगाई, सुधार के निर्देश दिए। मुख्य सचिव समीक्षा बैठक की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपने वाले हैं, जल्द ही ये काम करने वाले हैं। जानकारों की माने तो रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन ले सकते हैं। कुछ जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, कुछ जिले ऐसे हैं जिन्होंने अप टू दी मार्क उनकी स्थिति नहीं रह पाई है। निश्चित रूप से वहां की इस मूल्यांकन के बाद
उत्तर प्रदेश में वे डिस्ट्रिक्ट्स जो पीछे रह गए हैं वो भी बेहतर करें, इसके लिए उन पर और प्रभावी रूप से उन्हें प्रेरित करने के लिए काम किया जाए। अयोध्या गैंगरेप मामले में मोईद के नौकर राजू खान का डीएनए मैच होने को लेकर दोनों डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। रिपोर्ट आई है और डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद जिसका भी डीएनए मैच हुआ है उसका भी रिश्ता सपा से है, इसका नहीं, इसका भी रिश्ता सपा से है। तो समाजवादी पार्टी कोई एक घटना अयोध्या की नहीं है, अयोध्या की घटना भी है, कन्नौज की घटना भी है और प्रदेश में कहीं जाली नोट की घटना है, कहीं कोई घटना है। तो अनेक घटनाएं जो उत्तर प्रदेश के अंदर गड़बड़ियां हो रही हैं उसकी जड़ में समाजवादी पार्टी के डीएनए में ही अपराधियों को पोषण करना, उनको संरक्षण करना रहा है। जब जब सपा ताकत में आई है, ताकत मिलने की उनको सूचना प्राप्त हुई है, वो पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त करने वालों को प्रमोट करते हैं। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करते जा रहे हैं। आज पूरे राष्ट्र में उत्तर प्रदेश राज्य की कानून व्यवस्था नंबर 1 पर है। अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी मोईद खान का डीएनए सैंपल मैच नहीं करने पर एसपी को बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया। एसपी नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा, डीएनए टेस्ट में मोईद पर लगे आरोप की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी फर्जी तरीके से एसपी नेताओं को फंसा रही है। सिर्फ आरोप के आधार पर बीजेपी ने उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन तक कर दिया। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट में ये आया कि मोईद खान ने बलात्कार नहीं किया, लेकिन डीएनए जांच से पहले ही प्रदेश की भाजपा सरकार ने मोईद खान के सभी मकानों और दुकानों, फैक्ट्रियों को बुलडोज कर दिया और उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा करके उनको जेल भेजने का काम कर दिया। भाजपा सरकार बलात्कारियों को बचाने का और सपा के नेताओं को फंसाने का काम करती है, ये डीएनए जांच से स्पष्ट हो गया। मोईद खान पर हुए बुलडोजर एक्शन और डीएनए मिसमैच को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का भी बयान सामने आया। अजय राय ने सरकार पर अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार करने का आरोप लगाया है। अयोध्या में जिस मोईद खान का मकान गिराया गया, जिसको जेल भेजा गया, उसके डीएनए रिपोर्ट आज आई है, उसमें कहीं भी उनका जिक्र नहीं। अन्याय कर रही है सरकार। हम सब लोग, कांग्रेस के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग पूरी ताकत से इसका विरोध करेंगे। वाराणसी में सीबीआई की टीम ने पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम ऑफिस में छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक ठेकेदार की शिकायत के बाद सीबीआई ने छापेमारी की। ट्रैक के काम का बिल पास करने के लिए कमीशन मांगा गया था और यही आरोप लगा है। इंजीनियरिंग विभाग में एक अधिकारी से पूछताछ कर सीबीआई टीम ने लैपटॉप, रजिस्टर और मोबाइल फोन कब्जे में लिया। उन्नाव में टैंकरों से पेट्रोल डीजल चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ। पुलिस ने छापेमारी कर मुख्य आरोपी समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में टैंकर के ड्राइवर भी शामिल हैं। लखनऊ कानपुर हाईवे पर लंबे वक्त से टैंकर्स में पेट्रोल डीजल चोरी का ये खेल चल रहा था। मौके से एक टैंकर जब्त किया गया है जिसमें 24,000 लीटर डीजल भरा हुआ था। यह अवैध कारोबार अचलगंज थाना क्षेत्र के गहरा में चल रहा था। हाईवे पर बंद पड़े पेट्रोल पंप से ये गोरख धंधा चलाया जा रहा था। इधर शामली में दिन दहाड़े एक बैंक में लूट हो गई। अज्ञात नकाबपोश बदमाश ने बैंक मैनेजर के पास पहुंचकर इस वारदात को अंजाम दिया है। गन पॉइंट पर 40 लाख रुपए मांगे और बैग में डालकर फरार हो गया। बैंक मैनेजर के चैम्बर में नकाबपोश बदमाश बैठा दिख रहा है। बैंक में जो लोग थे उन सभी के हाथ ऊपर थे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं। मौजूद गार्ड के मुताबिक बैंक मैनेजर ने गोली चलाने से मना किया तो उसने गोली नहीं चलाई। बैंक मैनेजर के मुताबिक नकाबपोश बदमाश बैंक में घुसा और वो सीधे केबिन तक आ गया और कहा कि उसके ऊपर 38 लाख रुपए का होम लोन है जिसे वो चुका पाने में असमर्थ है। मैनेजर को गन पॉइंट पर लेकर उसने 40 लाख रुपए की डिमांड की, जिसके बाद मैनेजर ने कैशियर को 40 लाख रुपए लेकर अपने केबिन में आने को कहा। जैसे ही कैशियर मैनेजर के केबिन में 40 लाख रुपए लेकर पहुंचा तो अज्ञात बदमाश ने से एक बैग में रखे और मैनेजर और कैशियर को गन पॉइंट पर लेकर बैंक से फिल्मी स्टाइल पर भाग निकला।
हालांकि पुलिस लूट को संदिग्ध मान रही है और मामले की जांच की शुरुआत कर दी गई है। मकान पर लोन है और उसकी नीलामी होने वाली है और मैंने 38.5 लाख रुपए लोन ले रखा है और मेरे को यदि 40 लाख रुपए नहीं मिला तो मेरा मकान नीलाम हो जाएगा। मेरे बच्चे 2-3 हैं और या तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। एक इनको सुसाइड नोट दिखाने लगा और साथ ही साथ कि मुझे जो है या तो इस पर इन्होंने अपने कैशियर से कहा और कैशियर आकर के फिर इनको जो है 40 लाख रुपए देने की बात बताई है। आरोप लगाए हैं। मामला थाना पिठौरा क्षेत्र के एक प्राइवेट स्कूल का है। पीड़िता 11वीं की छात्रा है। आरोप है कि वो अपना सब्जेक्ट चेंज कराने के लिए स्कूल प्रबंधक के केबिन में गई थी। प्रबंधक ने उसके साथ छेड़खानी की। छात्रा के परिजनों ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। लखनऊ के शहीद पथ पर स्कूटी सवार लड़की से छेड़खानी का मामला सामने आया। बाइक सवार लड़के पर आरोप लगा है। वहीं पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल भी हो रहा है। इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ये वीडियो बिजनौर थाना क्षेत्र में शहीद पथ का बताया जा रहा है। अलीगढ़ में फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ। 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से अलग अलग यूनिवर्सिटी की फर्जी मार्कशीट और दूसरे दस्तावेज बरामद किए गए। पुलिस की मदद से मेरठ एसटीएफ ने यह कार्रवाई की है। आरोपी मोटी रकम वसूल कर अलग अलग यूनिवर्सिटी की फर्जी मार्कशीट बनाते थे। 21 मार्कशीट बिहार और 1 मार्कशीट बंगाल यूनिवर्सिटी की इनके पास से बरामद हुई है। इनके अलावा 3 कार, 14 मोबाइल फोन बरामद किए गए। आरोपियों को सिविल लाइन थाना इलाके के भमोला पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। झांसी में कलयुगी मां ने अपनी 2.5 साल की बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी। मामला बबीना थाना क्षेत्र का है। आरोपी महिला के पति की मौत हो चुकी है। वो मानसिक तौर पर बीमार बताई जा रही है। रश्मि ने कमरा बंद कर अपनी बेटी का गला रेत दिया। मासूम बच्ची को बचाने के लिए उसके दादा ने बहुत कोशिश की, खिड़की को तोड़ा भी, लेकिन वो मासूम को बचा नहीं पाए। पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया। 2.5 वर्ष की बच्ची थी जिसकी हत्या जो है उसकी मां के द्वारा कर दी गई है और इस जो मां थी उसके लगभग 1.5-2 वर्ष पहले उसके पति का देहांत हो गया था और उसके बाद बताया जा रहा है कि वो मानसिक रूप से कुछ अस्वस्थ हो गई थी। अब किन परिस्थितियों में उसके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है इस संबंध में छानबीन की जा रही है। मां भी घायल है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हाँ, तो मैंने आपसे बताया कि वो बताई जा रही है ऐसा कि उसका मेंटल ट्रीटमेंट चल रहा था। फतेहपुर में एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। प्रॉपर्टी को हत्या की वजह बताया जा रहा है। घटना धाता थाना क्षेत्र के भैतपुर गांव की है। प्रॉपर्टी को लेकर भैरव का पड़ोसियों से विवाद था। मारपीट के दौरान भैरव प्रसाद के सिर में गहरी चोट आई। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 5 के खिलाफ केस दर्ज किया है। फतेहपुर के थाना धाता अंतर्गत भैतपुर गांव में 23 सितंबर 2024 को सायंकाल आपसी कासूनी को लेकर के भैरव प्रसाद व शिवबोधन के बीच गाली गलौज और मारपीट हुई थी, जिसमें भैरव प्रसाद को कुछ चोटें आई थी, जिन्हें इलाज हेतु शिष्य धाता ले जाया गया था, जहां इलाज के पश्चात उन्हें वापस घर भेज दिया गया था। आज बीती रात में भैरव प्रसाद की मृत्यु हो गई। भैरव प्रसाद के पुत्र ब्रजेंद्र कुमार की तहरीर पर 5 लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। शव को कब्जे में लेकर के पंचायत में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी गणों में से शिवबोधन व मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है और संवैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। प्रतापगढ़ में बेटे पर ही पिता की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी बेटे श्यामू वर्मा को गिरफ्तार किया। मां के साथ मारपीट करने से नाराज होकर बेटे ने अपने पिता की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी थी। लालगंज कोतवाली के अमावा गांव में ये वारदात हुई है। 29 सितंबर को खेत में रामफेर वर्मा का खून से लथपथ शव मिला था। परिजनों ने दामाद अखिलेश पर हत्या का शक जताया था, लेकिन पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। मामले का पर्दाफाश हुआ। रामफेर का हत्यारा दामाद नहीं बल्कि उसका अपना बेटा श्यामू निकला। दामाद पर शक किया था कि इनके पति की हत्या इनके अपने ही दामाद ने की है, लेकिन पुलिस ने सर्विलांस एवं अन्य विधिक माध्यमों से जब साक्ष्य एकत्रित किया गया तो इनका लड़का जिसका नाम श्यामू वर्मा है, जो 26 वर्ष का है,
उसका नाम प्रकाश में आया, इसने हत्या की है। जब अभियुक्त से बातचीत की गई तो उसने यह कबूल किया कि उसके पिता जो है काफी शराब का सेवन करते थे और शराब के नशे में अपनी मां को मारते थे। अमरोहा में एक लड़के की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। लड़के का शव पेड़ पर फांसी के फंदे से लटकता मिला। गजरौला कोतवाली क्षेत्र के गांव कुदैनी का ये मामला है। परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। आरोप है कि गांव के कुछ लोगों से मृतक का झगड़ा हुआ था। पुलिस ने दोनों का फैसला कर दिया था, मगर अब उन्होंने हत्या कर शव पेड़ से लटका दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लोड़ा हमारो फैसला हुआ हो चौकी पे। कौन सी चौकी पे? यहाँ बिरजहाट। तो फैसला पैसो आयो हो, फैसला पैसो आने के बाद घर भी नहीं आयो। लोड़ा हमारा भन्नी आंदो, 2 आए गए, 1 आयो नहीं। तो खेत पे ही मार के गिर, तो हमारे लोड़ा फांसी पे टांग दो। अच्छा, हम गए टंगो मिलो। कहाँ के हैं वो जिनसे झगड़ा हुआ था? गाँव के ही हैं। क्या नाम है उनको? भोपाल, नेपाल, अच्छा, और कपिल नन्हा। हड़ताल पर गए मेरठ मेडिकल कॉलेज के सैकड़ों डॉक्टर्स ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। दरअसल पिछले दिनों एक तीमारदार ने डॉक्टर पर हमला कर दिया था। हमले के बाद आरोपी फरार हो गया। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद सभी डॉक्टर्स ने हड़ताल शुरू की। डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। मरीजों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। इसकी एफआईआर इंस्टीट्यूशनल एफआईआर होती है, क्योंकि डॉक्टर ऑन ड्यूटी था। तो हमने कल रात प्रिंसिपल सर से बात करके इंस्टीट्यूशनल एफआईआर कराई थी। सर ने अपने कराई है, क्योंकि डॉक्टर मनीष उस टाइम अभी थोड़े से सिलेटिव मोड में थे, नहीं थे, गंभीर थे। अब थोड़ा सा उनकी कंडीशन सही आई है, तो अब उनका पुलिस को वो चाहिए जो कि उनका स्टेटमेंट होता है कि क्या क्या हुआ, किस तरीके से, वो स्टेटमेंट का वेट कर रहे हैं। अब हम वो दिलवाएंगे। तो ये एफआईआर और ये सब काम हो चुका है। अब बेसिक चीज़ें हैं, अब सेफ्टी बची हुई है हमारी। और मुझे लगता नहीं है, उसका हम स्ट्राइक भी कर चुके थे, रिज़ाइन भी दे चुके हैं। मुझे लगता नहीं है कि हम इसके बाद भी ये लोगों को लगता है कि डॉक्टर डिजर्व करते हैं कि उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड की जाए। हम लोग भी अपनी तरफ से जो है वो जो गार्ड हैं वो दे रहे हैं। कुछ पूर्व सैनिक भी हम लोग लगा रहे हैं, तो वो लग जाएंगे। अभी रेजिडेंट थोड़ा सा नाराज़ हैं क्योंकि उनके किसी एक साथी को लगा है, चोट लगी है। हमें उम्मीद है कि वो थोड़ी देर बाद, थोड़े दिन में मान जाएंगे, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा इमोशनली चार्ज हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनको समझाने की। आल दोनों ने जोश में आकर के एक सामूहिक इस्तीफा दिया है, वो मेरे पास ही रखा हुआ है, अभी मैंने उस पर कोई ऐसा ज्ञान नहीं लिया है। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स एक बार फिर हड़ताल पर चले गए हैं। सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी है। वजह तीमारदारों और डॉक्टरों के बीच का संघर्ष है। एक डॉक्टर को गंभीर चोट आई है और उनका इलाज चल रहा है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के ये डॉक्टर्स धरने पर बैठे हुए हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। और सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर्स हैं जो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें सुरक्षा दी जाए, क्योंकि आए दिन तीमारदारों और डॉक्टर्स के साथ मारपीट की घटनाएं प्रकाश में आती रहती हैं। अब देखिए यहाँ पर पुलिस भी यहाँ मौजूद है, सुरक्षा यहाँ पर डॉक्टर्स को दी गई है और 275 से ज़्यादा डॉक्टर्स मास रिजाइन कर चुके हैं अपनी सुरक्षा को लेकर के। इसमें लेडी डॉक्टर्स भी हैं, इसमें सारे जूनियर डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, दिन रात एक किए रहते हैं। लेकिन आए दिन जिस तरह से ये घटनाएं प्रकाश में आती हैं, डेफिनेटली ये सीरियस कंसर्न है और इस पर सख्त एक्शन की आवश्यकता है। और आए दिन जिस तरह से डॉक्टर्स और तीमारदार के बीच ये झड़पें होती रहती हैं, घटनाएं होती रहती हैं, उससे हम सबक क्यों नहीं लेते? ज़रूरत है कि डॉक्टर्स को सिक्योरिटी दी जाए और ऐसी घटनाएं मरीज और तीमारदार के बीच में जो अक्सर होती हैं उन पर लगाम लग सके। भदोई में घर के बाहर सो रही नवजात पर किसी जानवर ने हमला कर दिया। जंगली जानवर के हमले में नवजात की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस टीम पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अबरना गांव में यह हादसा हुआ है। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और पड़ताल में जुटी है। अभी तक जानवर का पता नहीं चल सका है कि किस जानवर ने हमला किया है। देर रात में एक 5 माह की बच्ची जो अपनी मां के साथ चारपाई पर झोपड़ी में सो रही थी, उसे एक अज्ञात जानवर के द्वारा खींचकर ले जाकर कुछ दूरी पर गंभीर अवस्था में छोड़ दिया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। वन विभाग को सूचित करते हुए इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
कानपुर देहात के रनिया स्थित गद्दा फैक्ट्री में 21 सितंबर को आग लग गई थी। 6 मजदूरों की जलकर मौत हो गई थी। आग लगने के मामले में जिला प्रशासन की संवेदनहीनता का खुलासा हुआ। हादसे को 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मृतक मजदूरों के परिवार अब तक किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता से वंचित हैं। मृतकों के परिजन मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। घटना के दूसरे ही दिन यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान पहुंचे थे। मृतक परिजनों को 12-12 लाख रुपए के चेक सौंपे थे और इसकी फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि श्रम विभाग के अधिकारियों ने ये चेक वापस ले लिए और अब तक ना तो चेक लौटाए गए हैं और ना ही कोई मुआवजा दिया गया है। समस्या यही है कि हमारा लड़का आग लग के खत्म हो गया फैक्ट्री में और कोई अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे हैं और जो चेक भी दी थी वो वापस कर ली है श्रम विभाग अधिकारी ने। पैसे का भुगतान हुआ? अभी नहीं हुआ कुछ। क्या बोल रहे हैं? अब चक्कर काट रहे हैं हम लोग, 8 दिन हो गए, सुने नहीं रहा है। धर्मेंद्र। क्या समस्या थी तो एजेंसी के पास आया? हमारा बच्चा खत्म हो गया एजेंसी फैक्ट्री में आग लगने से और ये मंत्री द्वारा चेक दी गई, उसने चेक वहीं जमा हो गई, वो ना पैसे दे रहे हैं और दौड़ा रहे हैं हम लोगों को। 10 दिन हो गए। कानपुर के काकादेव इलाके में एक कोचिंग सेंटर में टीचर पर छात्रा से छेड़खानी के आरोप लगे। मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया। पीड़ित छात्रा की शिकायत पर केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी टीचर साहिल सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। इस घटना से आक्रोशित बजरंग दल ने टीचर का पुतला दहन किया। वहीं टीचर के समर्थन में छात्र छात्राओं ने कोचिंग के बाहर हंगामा किया है। पुलिस ने मामला शांत कराकर निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिया। मेरा नाम साहिल सिद्दीकी है, पुत्र खलीकुज़मा सिद्दीकी। शिक्षक का छात्रा से छेड़छाड़ के मामले का वीडियो क्या वायरल हुआ, मामलों बखेड़ा खड़ा हुआ। जहां एक और पुलिस ने साहिल टीचर को धर दबोचा और सलाखों के पीछे भेज दिया, तो वहीं उसके बाद से काकादेव कोचिंग मंडी में शिक्षक के विरोध में जहां एक और हंगामा चल रहा है, तो वहीं टीचर के समर्थन में भी हंगामा शुरू हो चुका। और इन सब के बीच बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज टीचर का पुतला फूका और उसके बाद से पुलिस अब पशोपेश की स्थिति में है कि आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 3 दिनों से लगातार कोचिंग के बाहर हंगामा चल रहा है और पुलिस जांच में जुटी। अब देखना यह होगा कि पुलिस की जांच जब समाप्त होती है तब जाके क्या परिणाम सामने आता है और पुलिस इन छात्रों को कैसे शांत कराती है। विजय आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। गाजियाबाद में अवैध धर्मांतरण के बढ़ते मामलों को लेकर वीएचपी ने पैदल मार्च निकाला। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने अवैध धर्मांतरण के खिलाफ नारेबाजी की। विश्व हिंदू परिषद ने डीएम कार्यालय पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। वीएचपी के लोगों ने धर्मांतरण के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा सब लोग हिंदुओं को ही क्यों आज़ाद करना चाहते हैं और मुझे बहुत उम्मीद है कि डीएम साहब इस पर ज़रूर ध्यान देंगे और इस तरह के मामले नहीं होने चाहिए सर, क्योंकि बार बार ये होता है, हिंदुओं को परिवर्तन किया जाता है। तो मुझे लगता है प्रशासन को इसका जरूर संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर हमारे ही बच्चों को स्कूलों में जाते हैं तिलक लगाया हटाया जाता है और हाथ में मौली नहीं पहने दी जाती, तो ये ठीक नहीं है सर।